जय हिंद साथियों। आज की मैं सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। जिस घटना के बारे में बताना जा रहा हूँ उस घटना को सुन करके आप बेहद परेशान हो जाएंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे हो सकता है, एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। ये घटना है हवाई जहाज़ क्रैश के बाद 72 दिन तक खुद को ज़िंदा रखने के लिए खिलाड़ियों ने मुर्दा दोस्तों को खाया। इस घटना के बारे में मैं आपको काफ़ी विस्तार से बताने वाला हूँ, तो आप मेरी वीडियो को आगे देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, लोगों तक पहुंचाइए। जैसा कि मैं डेली आपको एक नई घटना के बारे में बताता हूं, सुनाता हूं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। कहते हैं कि इंसान कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो वह है भूख। इंसान को प्यास से बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन भूख से बर्दाश्त नहीं कर सकता। भले ही चाहे किसी के घर में कितने ही प्रिय व्यक्ति की मौत क्यों ना हो जाए, लेकिन जब वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे भूख की सीमा बढ़ जाती है और वह सारे दुख दर्द तकलीफ़ को भूलकर सबसे पहले खाना खाने की कोशिश करता है। आज की कहानी मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में बिल्कुल ऐसा ही होता है। कुछ लोगों का ग्रुप था, कहीं घूमने के लिए निकला था और अचानक ही हादसा हो जाता है और वो लोग ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ से निकलकर लौट पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में कई लोगों की मौत हो जाती है और उनके पास जो खाना पीना था वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। उन लोगों ने सोचा करें तो करें क्या, तभी दोस्त उनमें बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से बातचीत करते हुए कहा कि उसके हाथ में चोट लगी थी और उसमें कुछ खुरट जमा हो गई है, जो चोट के बाद जमा हो जाती है। उसने उसको छुड़ाया और छुड़ाने के बाद मुंह में देते हुए कहा, यदि हमें ज़िंदा रहना है तो जीवित रहना है तो हमारे मरे हुए साथी और मरे हुए परिवार के लोग हैं, उनमें उन्हें काट कर खाना ही पड़ेगा। यदि हम उन्हें नहीं खाएंगे तो हम भी ऐसे ही मर जाएंगे। जैसे उनके दोस्त ने ये बात सुनी, दोस्त को यकीन नहीं हुआ कि ये किस तरह की बातें कर रहा है। वो बीच से में से उठता है और जाता है, एक लाश के टुकड़े को काट कर खा जाता है और खाने के बाद उसके जो दोस्त इस बात का पता चल जाता है बाकी दोस्तों को, तो बाकी जो जीवित लोग थे वो इस बात को लोगों ने ऐतराज़ भी किया, लेकिन कुछ लोगों ने कहा जिंदा रहना है तो खाना ही होगा, यानी कि मरे हुए लोग हैं उनको खाना ही पड़ेगा। और जो लोग इस तरह से कर रहे थे, वक्त आगे बढ़ रहा था, मदद की उम्मीद बढ़ रही थी, कोई बचाएगा, कोई बचा के ले जाएगा, कोई मेरी मदद करेगा। कोई मदद नहीं आती और धीरे धीरे लगातार उनमें मरे हुए लोगों को काट कर खाना शुरू कर देते हैं और वक्त बीत जाता है। आज कहानी के विषय पर कितने लोग थे, कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ था, कैसे बचे, कितने बचे, इस पूरी कहानी पर हम आज चर्चा करेंगे। और इस पर न जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं, न जाने कितनी फिल्में बन चुकी हैं, न जाने कितनी डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं। आज कहानी उसी विषय की है जिस पर दोस्त अपने ही दोस्तों का जब मर रहे थे तो उन्हें मरने के बाद उनको काट कर खा रहे थे। आदाब, नमस्कार। मैं आपको आज की सच्ची घटना के बारे में सुनाने जा रहा हूँ। यह सच्ची घटना है दक्षिण अमेरिका का एक दोस्त है, उरुग्वे। दरअसल उसी देश की सच्ची घटना है। दरअसल रग्बी गेम होता है और खेल होता है। ये रग्बी खेल कुछ इस तरह का होता है, खिलाड़ी मैदान में हो और होते हैं, उनके पास एक अंडा के आकार की एक बॉल होती है। उस बॉल को एक टारगेट की तरफ लेके जाते हैं और उसका बाल छीनने की कोशिश करते हैं जिस खिलाड़ी के पास बॉल होती है। दरअसल इसी रग्बी खेल को कुछ लोग शौक के तौर पर खेला करते थे, इसीलिए उन्होंने अपना क्लब बनाया हुआ था। एक टीम बनाई हुई थी, टीम का नाम था ओल्ड क्रिश्चियन क्लब रग्बी टीम। दरअसल ये उरुग्वे एक देश है, वहाँ की टीम होती है। इस टीम के अध्यक्ष होते हैं डेनियल ज्वाल। डेनियल ने कहा कि हम उरुग्वे देश का इंग्लैंड की एक शौक या टीम है तो उसके साथ एक मैच कराते हैं, इसलिए बाकायदा उन्होंने विज्ञापन दिया कि हम लोग ऐसे टीम को लेके जाएंगे जो खेलना चाहते हैं, खेलने के लिए चल सकते हैं। कुछ इसी तरह से जो शौकिया तौर पर खेला करते थे, लगभग 19 खिलाड़ी होते हैं। इसके लिए उरुग्वे का वो विमान होता है, वायुसेना का विमान किराए पर लेते हैं। जो इस टीम के अध्यक्ष होते हैं डेनियल ज्वाल, और टीम को लेकर के वो निकल पड़ते हैं। उनके साथ ले जाने के बाद जब बात करते हैं, कहते हैं हम 19 खिलाड़ी हैं, जबकि 40 मुसाफिर उसमें आराम से जा सकते हैं। अगर कोई भी खिलाड़ी चाहे तो अपने परिवार के सदस्यों को, दोस्त को या फिर किसी को भी लेकर जा सकता है, कोई एतराज़ नहीं है। 40 सीटें फुल होनी चाहिए। अब 40 सीटें, 2 पायलट
उसमें से 2 चलाने के लिए 3 क्रू मेंबर होते हैं। कुल मिलाकर 45 लोगों की टीम होती है। सदस्य होते हैं जो इस टीम के साथ विमान को उड़ाने वाले ही होते हैं। तो क्रू मेंबर या फिर मुसाफिर हों, खिलाड़ी हों, टोटल मिलाकर के 45 की संख्या होती है। अब 12 अक्टूबर 1972 को या दोपहर लगभग 2:41 के आसपास का वक्त था। ये कोरास्को एक जगह लगती है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होता है और इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेंटियागो के लिए विमान को उड़ा दिया जाता है। जैसे ही विमान उड़ता है कुछ किलोमीटर मतलब कई 100 किलोमीटर के सफ़र तय करने के बाद उन्होंने पता चलता है कि कोई टेक्निकल दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। इस विमान को रोका जाता है। मेडोजा एक ऐसी जगह है, रोक लिया जाता है। कहते हैं कि रात हमें यहीं बितानी है, रात को हम लोग यहीं ठहरेंगे, कल जब मौसम साफ़ हो जाएगा तो यहाँ से हम निकल पड़ेंगे। अगले दिन का इंतज़ार किया जाता है। इंतज़ार करने के बाद जब लगभग दोपहर 2:30 के आसपास का वक्त होता है, लेकिन उसके बाद भी मौसम की मात्रा जो थी उतनी अच्छी नहीं हुई थी। अब ऐसी स्थिति में पायलट होते हैं, 2 पायलट थे। एक पायलट का नाम था फैराडाज और दूसरे पायलट का नाम होता है सह पायलट, जो होता है उसका नाम होता है लगुरारा। इतना अनुभवी नहीं था जितना क्या फैराडाज अनुभवी था। इस रास्ते से पहले भी जो लगभग 29 बार जा चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने साथी को मौका दिया, लगुराव को, और कहा कि तुम ठीक है और जहाज़ की इस विमान को लेकर उड़ो, अब यहाँ से चल देते हैं। खिलाड़ी थे, उन्होंने बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो इंग्लैंड जा रहे थे, दूसरी टीम से इनका मैच होने वाला था। लगभग 600 किलोमीटर का आप सफ़र तय करने वाले थे। अचानक जो आपस में हंसी मजाक चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब यह बिल्कुल नहीं जानते थे कि आगे का मौसम कुछ ज़्यादा ख़राब है। इसीलिए जो ऐलान कर दिया गया कि सब लोग अपनी अपनी सीट पर आकर बैठ जाएं और यहाँ पर कोई भी किस तरह का मतलब या इस तरह का अफरा तफरी का माहौल पैदा ना करें। और इस मौसम के ख़राब है जिसके थोड़ी दिक्कत पैदा हो रही है, अभी समझा ही रहे थे। प्लानचोई दर्रे से गुजर रहे थे, यो आकार का दर्रा था, उसी से जो हवाई जहाज़ के ऊपर पहले नीचे लाते और उसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। अब जो पायलट होता है उसने यह घोषणा कर दी कि रेडियो का अनाउंस कर दिया कि अब हम अगले 1 मिनट में अपनी जगह पर पहुंचने वाले हैं। इनकी जगह का नाम था सैंडियागो। बोले हम पहुंचने वाले हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भूल चुका था। उसे लग रहा था कि हमने दूरी बिल्कुल लगभग कंप्लीट कर ली है, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से यह भूल चुका था कि लगभग अभी हम 70 किलोमीटर पीछे हैं। उसे लग रहा था कि 2, 4, 5 किलोमीटर पीछे हैं, हम लोग जल्दी पहुँचने वाले हैं। ऐसे आगे चलने के बाद एंडीज के ऊपर पहाड़ियों जो होती हैं, उन पहाड़ियों पर जाकर जहाज़ के पास जब नज़दीक ले आता है तो उसके पंख टकरा जाते हैं। पंख टकराने के बाद पंख का दूसरा हिस्सा टूट जाता है। टूटने के बाद पिछला हिस्सा होता है जाकर एंडीज पर्वत पर लगता है और बहुत तेज़ी से इस हवाई जहाज़ के 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक पीछे का टुकड़ा जो बहुत तेज़ी से ज़मीन पर आकर गिरता है, क्योंकि इस इलाके में यह गिरता है वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ थी चारों तरफ देखो, क्योंकि लगभग -30 डिग्री सेल्सियस तापमान वहाँ का होता है। जो हिस्सा टूट कर गिरा, बाकी का जो हिस्सा होता है आगे का हिस्सा 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग 750 मीटर तक बहुत तेज़ी के साथ वो जा रहा था। जिन लोगों ने सीट बेल्ट बांधी हुई थी वो ठीक थे, लेकिन जिन लोगों ने बेल्ट नहीं बांधी थी वो हालत उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। जब वो हवाई जहाज़ बहुत तेज़ी से के साथ ज़मीन पर खिसड़ रहा था, रगड़ रहा था, बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था, एक दूसरे के सर पर लग रहा था, पैरों में मार रहा था, कोई कुछ मतलब अफरा तफरी माहौल हो जाता है, चीख पुकार मच जाती है। समझ नहीं पा रहे थे आखिर ये हुआ कैसे और क्यों हुआ। अभी तो ये लगभग अनाउंसमेंट हुआ ही था कि हम 1 मिनट में पहुंचने वाले हैं। इसी पल भर में विमान जो होता है वो क्रैश हो जाता है। जैसे ही विमान क्रैश होता है कुछ देर के बाद आंखें खुलती हैं, पता चलता है एक ऐसी जगह पर है जहाँ दूर दूर तक, जितनी दूर तक नज़र जा सकती थी, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रहा है, मैदान ही मैदान दिखाई दे रहा है। समझ नहीं पा रहे थे कि हम आके कहाँ फंस गए हैं, कैसे फंस गए हैं, ऐसे वैसे पता ही नहीं चल पा रहा था। इसमें डॉक्टर फ्रांसिस्को होते हैं, उनकी पत्नी होती हैं इत्रा निकोलो, और साथ ही उनके एक साथी होते हैं न्यूजेजिया फ्राडो और फर्नाडो, और एक पायलट जो लोग लगभग अब सब मर चुके थे, बिल्कुल उनकी सांसें थम चुकी थी। तुरंत ही कुछ लोगों ने जो जिनके थोड़ी ही हालत ठीक थी वो उठ के जाके बैठ जाते हैं और जाकर पायलट देखते हैं। पायलट होता है जो लगरारा, वो घायल हो चुका था। गैर होता है, जो गैर होता है, गैर उसके सीने
को पार करते हुए पीछे निकल जाता है। तभी वो धीरे से आवाज़ लगाता है, कहता है मेरे पास एक पिस्टल रखी हुई है, उस पिस्टल से मुझे गोली मार दो। दरअसल मैं दर्द को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा करने में ना जाने कितने मुसाफिर इतनी दिलचस्पी नहीं ले पा रहे थे। कोई खिलाड़ी ऐसा करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ऐसा दृश्य था, सीन था। देखने के बाद लगातार लोग रो रहे थे, क्योंकि बर्फीला इलाका था, पूरा का पूरा चारों तरफ से बर्फ़ का ढका हुआ इलाका था और उन्होंने कपड़े पहने हुए थे। इतनी मात्रा में उनके पास कपड़े भी नहीं थे कि अब वो करें तो करें क्या। 5-6 लोग मर चुके थे, 6 लोग नहीं 5 लोग तो मर चुके थे, छठवां था जो बहुत बुरी तरह से घायल था। जब उन्होंने अपने मुसाफिरों और यात्रियों की गिनती करना शुरू किया तो पता चला कि पिछला हिस्सा टूट के जो गिरा है, 5 लोग पीछे ही छूट के जा गिरे हैं और अब उनका क्या होगा, कैसे नहीं होगा, उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। क्योंकि सर्दी की वजह से लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, दिक्कत हो रही थी। इसमें जो 2 क्रू मेंबर थे, 3 मुसाफिर होते हैं। पिछला हिस्सा टूट के गिरा था। अब आगे की स्थिति के बारे में क्या करेंगे, कैसे करेंगे। यहाँ से जो रेडियो है वो कुछ संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किस तरह से तकरीब रात गुजर जाती है और उसका तो खैर पता नहीं चला। लेकिन दिन निकलता है, जो पायलट गंभीर रूप से घायल था वो दम तोड़ देता है। यानी 5 तो पीछे गिर के जा चुके थे, छठवां मर चुका होता है। 45 लोगों का यह पूरा का पूरा झुंड। जब अब उसमें देखते ही देखते बाकी की क्या स्थिति है। 5 लोगों के साथ हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी की गर्दन टूटी हुई है। जिंदा थे, लेकिन इतनी स्थिति नाजुक थी कि एक बंदा ऐसा होता है जो बहुत गंभीर रूप से घायल था, लेकिन बोलने की स्थिति में नहीं था, उसे होश नहीं था, बेहोश था। अब 27 लोग ऐसी स्थिति में थे जो चल सकते थे, बात कर सकते थे और समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने सोचा अब करे तो करे क्या। उन्होंने मैसेज दिया था, जो मैसेज दोनों उर्ग्वे देश को पहुंच ही चुका था। वहाँ के वायुसेना थी, जो वहाँ के लोग थे वहाँ अब सक्रिय हो जाते हैं। इधर से लगभग ऐसे करते करते 8 दिन का समय बीत जाता है। 8 दिन का समय बीत जाने के बाद अब तक इनके 7 साथी मर चुके थे। 8वें दिन यानी कि अभी 27 लोग शेष जो जिंदा बचे हुए थे। एक बंदा घायल था और मर रहे थे। धीरे धीरे एक एक बंदा क्या बोलने की स्थिति में नहीं था, जो बिल्कुल सांस के मतलब जिसके लगभग बिल्कुल बेहोशी की हालत में 3 दिन के बाद उसको होश आता है। होश आने के बाद बोलने की स्थिति में आ जाता है, ठीक ठाक सा लगने लगता है। बाकी जो 8 दिन होते हैं वो इस तरह से गुजारने शुरू कर देते हैं। 8 दिन बीतने के बाद 7 लोग मर चुके थे। अब टेम्परेचर होता है, तापमान होता है लगभग -30 डिग्री होता है। ऐसे में एक व्यक्ति की नज़र आसमान की तरफ जाती है। उन्हें पता चलता है शायद उन्हें कुछ ढूंढने के लिए हवाई जहाज़ आसमान पर तैर रहा है। कुछ देर के बाद एक हवाई जहाज़ दिखाई देता है, दूसरा इस तरफ से। हर दिन तलाशें जारी रखी जाती हैं और तलाशें जारी रखते रखते लेकिन जब सांस मिलती है, रास्ता तुरंत छोटी सी बनाई जाती है, बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद हालांकि इस बीच उन्होंने अपने इस तूफ़ान की वजह से, क्योंकि उनका हवाई जहाज़ जो टूटा था थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है, तो सांस न मिलने की वजह से आप 8 लोग मर चुके होते हैं। जब 8 लोग और मर जाते हैं, अब बचते हैं 19 साथी। यहाँ से थोड़ा रोआ पीटी मचना ज़्यादा शुरू हो जाता है। एक तो उनकी मदद थी जो उधर से नहीं आ रही थी। मदद करने वाले मदद करना भी चाहते थे तो हवाई जहाज़ आते थे, लेकिन 11 दिन के बाद वो आने बंद हो गए और 17वें दिन जाके एक ऐसी स्थिति हुई जहाँ पे तूफ़ान आता है। तूफ़ान आने के बाद उसमें उनके 8 साथी और मारे जाते हैं, तो 19 बचते हैं। लगभग दिन लगातार इसी तरह बढ़ते बढ़ते जब लगभग वो 19 जाते थे, जाकर चुपके से खाना शुरू कर दिया करते थे, सिवाय नुमा को छोड़कर। नुमा ने कहा कि मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी लोग थोड़ा ख्याल रख रहे थे, क्योंकि 15 नवंबर 1972 को उन्होंने सोचा कि जो दूसरा विमान जाता है आखिरकार न केवल खुद की जान बचाता है, बल्कि उस विमान का जो हिस्सा टूटा हुआ है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर दूर वो ऊंचाई पर आ जाते हैं और पता चलता है कि उनको बाकी का जो हिस्सा है उसमें कुछ खाने पीने के सामान भी रखे हुए थे। वहाँ पर जाकर देखने के बाद 5 साथी थे वो मरे हुए पड़े थे। यानी कि मरे हुए साथी जाकर जब मर चुके थे तो उनके पास जाकर खाने का सामान मिलता है, चॉकलेट मिलती है और कुछ वाइन मिलती है। इस तरह से वहाँ मिलता है, लाकर दे देते हैं। नुमा से कहते हैं चलो ठीक है, तुम खा लो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो साथी हैं आपस में जिंदा थे। जिंदा होने पर उन्होंने कहा कि अगर मैं मर गया तो तुम मेरे लाश को खा सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। इस तरह से आपस में उन्होंने सहमति बनाई। जो जिंदा थे, जिंदा रहते रहते अपने डोनेट कर रहे थे हाथों हाथ। पर ऐसी वजह से तुम्हारी जानें बचा लेना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। धीरे धीरे करके वक्त
बीतने लगता है। कुछ लोग कोशिश करते हैं, बाहर चल के देखते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं थी। जब जाते थे तो उनके पास साधन नहीं थे, बर्फ़ के में किस तरह से चला जाए, जूते नहीं थे उनके पास बढ़िया, ये सब सारी चीज़ें की दिक्कतें होती थी। कपड़े अच्छे नहीं थे उनके पास, लेकिन उन्होंने जो सीटें थी, इवन यहाँ एक स्थिति आ जाती है जब वो मीट खाने से पहले जूते भी खाने लगे थे, गद्दियों को काट कर खाने लगे थे, कपड़े खाने लगे थे, लेकिन उन्होंने सोचा शायद इनसे ज़िंदगी बनेगी नहीं, इसलिए उन्होंने साथियों का मांस खाना शुरू कर दिया। चलता रहा। जो भी लोग मरे हुए थे, 8 एक बार मरे थे, 6 एक बार मरे थे, जो ऊपर मरे थे उनको भी ले आते और इस तरह से काट कर खाते जाते। और 11 दिसंबर 1972 को 60वां दिन था और 60 दिन की इनकी लगभग 25 किलो की जो शरीर था, 25 किलो रह जाता है, वह सूख के एकदम सारा हो जाता है, लेकिन किसी इंसान को खाया नहीं और वह मर जाता है। तभी जो 1 2 3 दोस्त होते हैं, नांदो परादो राब्टो कौन सा एक और साथी होता है, तीनों कहते हैं कि अगर यहाँ रहे तो नुमा सही कहता था कि हम मर जाएंगे, इसीलिए यहाँ से चलना ही पड़ेगा। अभी बात चलने की आती है, तभी नांदो परादो और राब्टो कौन सा तीसरे साथी को लेकर लगभग 2 सप्ताह का भोजन, यानी कि भोजन किया हुआ था, मानव का मांस था, उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े पैकेट तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद कुछ अपने कपड़े बनाते हैं और पिछले हिस्से में बचे थे, और इस तरह से वो सारे लेकर के निकलते हैं तैयारी। 2 सप्ताह का खाना लेकर जब निकल पड़ते हैं, एक ही दिन हुआ था। उनका तीसरा साथी जो चोटिल था, उसके पैर में चोट लग जाती है। कहता है तुम एक काम करो, तुम चले जाओ और मैं वापस विमान में जा रहा हूँ। ऐसी स्थिति नादो पारा को दो और रफू कौन सा ऐसे ही दोनों चल पड़ते हैं। चलने के बाद लगभग 11 दिन 60 किलोमीटर तक का सफ़र तय करने के बाद दिन रात चलते थे, जब भी मौका मिलता था रुकते थे, कहीं तूफान आ रहा था तो कहीं। चलते चलते 60वें दिन 69वें दिन एक दिन नदी के किनारे पहुंचते हैं। वहां पर एक आदमी घोड़े पर उन्होंने दिखाई देता है। अब उस आदमी को आवाज़ लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर आवाज़ नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति में थे, कमज़ोर हो चुके थे, खाने पीने की इनकी स्थिति बिगड़ चुकी थी। 69वां जो दिन था, इधर से उन साथी जो घोड़े पर थे, तो उसने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कौन हो, क्या बात है। तभी वो समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे थे। आदमी ने एक पर्चे को एक मिट्टी ढेल या पत्थर में बांधकर दूसरी नदी के पार फेंका और लिखने के लिए एक पेंसिल भी दी। तो उन्होंने कहा जो भी समस्या है आप मुझे इस कागज़ पर लिख दो, मैं कहना चाहते हो या फिर जो कहना चाहते हो। तभी उन्होंने रुग्वे विमान उसमें लिखा, हम विमान के साथी हैं, एक जो खिलाड़ी हैं, हम लोग अभी 2 लोग हम हैं, बाकी लगभग हमारे 14 साथी हैं वो उधर हैं, क्योंकि अब पहले से जो बचे थे वो 31 अक्टूबर जो तूफ़ान आया था उसमें मारे गए थे। अब कुल मिलाकर 16 लोग बचे हैं, हम 2 लोग हैं, बाकी 14 लोग अभी उधर हैं। तो उस घोड़े पर सवार व्यक्ति ने, जिसका नाम होता है सार्जिया कैटलोन, उन्होंने यह बात सुनी तो दौड़ता हुआ नज़दीक पुलिस स्टेशन जाता है, जाकर बताता है ये नदी के किनारे 2 साथी हैं, उन्होंने विमान का हिस्सा टूट गया है। पुलिस तुरंत वायरलेस किया और वायरलेस के बाद रुपये देश के पास पहुंचता है। हवाई की जो वायुसेना होती है वहां तुरंत पहुंचती है और उन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जो बुरी तरह से कमज़ोर थे। इनके इलाज कराने के बाद उन्होंने दिखाने के बाद प्राथमिक उपचार हो रहा था। हवाई गैस के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से उस जगह को ढूंढने की कोशिश करते हैं। कई घंटे कड़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार वो जगह मिल जाती है। बाकी जो 14 लोग अभी ज़िंदा थे, लेकिन हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो नोमा था, जो नोमा का मतलब मरा हुआ था, लेकिन उसकी लाश को जब लेके जाते हैं, उसका वेट किया जाता है, तो वह 25 किलो का पाया गया। जब ये मीडिया पर बात पहुंचती है तो मीडिया ने कुछ लोगों से यह भी कहा, नरबच्ची टाइप के लोग हैं, इन्होंने अपने ही साथियों को खा लिया। तो कुछ लोगों ने इस तरह की बात लिखी, लेकिन इसमें एक चीज़ निकल के सामने आती है, जब इंसान की किसी भी विपरीत परिस्थिति में फंस जाए तो उसे बचने के लिए अगर वो कोशिश कर, जैसे नुमा कोशिश की, तब हम लोग यहाँ से चले। और जब बाद में रास्ता मिल ही जाता है, ऐसी स्थिति में जब नादो परादो यानी अपने साथी के साथ वहाँ से निकलकर अपने दोस्त के साथ जान बचाकर 14 लोगों के साथ जाते हैं। उसके बाद मेरा इस कहानी से बताने का सिर्फ यही मकसद है, आप लोग सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।